हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 2। आपके केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये वाला चैप्टर होने वाला है आज का। आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा विद क्वेश्चन के साथ, एंड क्वेश्चन जो होगा पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 है आपका, एंड इसके पार्ट 2 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको पार्ट 2 में ही इसके पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दूंगा मैं। वहाँ से आप नोट्स पूरा डाउनलोड कर लेना। आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, आपको पूरा नोट्स मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये क्लास 10th का साइंस का वॉरियर सीरीज है, एंड इसमें उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का विद क्वेश्चन के साथ। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपने वो वाला चैप्टर देख लिया होगा। यदि नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा उस चैप्टर का। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि आपके 95+ ही आए साइंस में इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि आपके 2022 में होने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो सबसे पहले है हमारे पास एसिड। आपका चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। तो एसिड क्या होता है बच्चों, मुझे बताओ कि एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करे क्या, हाइड्रोजन आयंस। जब भी हाइड्रोजन आयन की बात हो कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाना वहाँ पर H+ आयंस की बात हो रहा है। H+ की बात हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयंस कहते हैं, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में। अंडरस्टैंड और नॉट। एसिड एक ऐसा सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करे आपका क्या, हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड। ओके, ओके, समझ गए एसिड क्या होता है बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बच्चों जिसमें आपका सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, जो कि होगा आपका वाटर। अंडरस्टूड। सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप आई होप कि आपको आता होगा, नहीं आता मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आपका कोई भी सॉल्यूशन बनता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो वो जो भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो होगा लिक्विड होगा और वो भी वाटर होगा, तो उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो वही एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ पर कि एक ऐसा सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करे हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयंस किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एसिड। यही है इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं एसिड का। यदि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एसिड का डेफिनेशन पूछे तो आपको ये लिखना है। ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे जो एसिड होते हैं। अब हमने एसिड का डेफिनेशन पढ़ लिया, लेकिन एसिड होते कौन कौन से हैं। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम H2SO4 से डिनोट करते हैं। H2SO4 से उसको केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, वो है हमारा H2SO4, जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर पेस्ट किया है सल्फ्यूरिक एसिड का। आप यदि लैब जाओगे तो आपको दिख जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिखा होगा। इसी तरीके के आप इसी तरीके के बॉटल्स रखे होते हैं वहाँ पर आपके लैब में, और मतलब उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो आप विदाउट परमिशन, टीचर के परमिशन के बिना नहीं उसको छुओगे। एंड जब टीचर टीचर ही इंस्ट्रक्ट करेंगे, यदि छूने के लिए बोलेंगे या फिर उनको खोलने के लिए बोलेंगे तो आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज H2SO4 क्या होता है, कंसनट्रेटेड भी होता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है यदि आप उसको छूते हो तो। ठीक है, मतलब जब इसको यदि टच कर लेते हो तो इस बॉटल को टच करने से कुछ नहीं होगा, इसमें एसिड जो है उसको टच करने से। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये बच्चों ये क्या है। अब ठीक है, अब हमारे जो है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखना है, प्रॉपर्टीज़ हमें देखना है एसिड का। ठीक है, एसिड के बारे में हमें कुछ और बातें जानना है। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट क्या होता है। यदि कोई पूछे कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है तो आप बोलोगे सॉर होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। अंडरस्टूड। आपने इमली खाया होगा, उसमें क्या होता है भी, उसमें भी एसिड होता है, क्योंकि वो खट्टा लगता है, उसमें भी एसिड होता है। ओके, सो एसिड जो होता है सॉर टेस्ट का होता है। एंड एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर जो होता है एक इंडिकेटर होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी इस आपके आपके एग्जाम के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि लिटमस पेपर होता है एक, जो यदि आप एसिड यदि आप डिटेक्ट करोगे एसिड है या बेस, तो वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, यदि आपका एसिड होगा तो वो क्या कर देता है, दे टर्न ब्लू लिटमस। आप ब्लू लिटमस लोगे ना तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा।
उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है बच्चों। आप ब्लू लिटमस लोगे तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो आप समझ जाना कि वो एसिड है। ओके, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। यदि मैं इसमें बोलूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्यूशन फॉर्म में यदि मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहता हूँ तो उसमें कंडक्ट हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर दे रिलीज H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोला कि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, तो ये होता है हमारा एसिड। ये हमने एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज भी जान लिया, एसिड क्या होता है एग्जाम्पल भी देख लिया और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ लिया। अंडरस्टूड? और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं, कंसनट्रेटेड किसे कहते हैं, और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि होते हैं HCl, H2SO4, जैसे मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 जो होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये सब हमारा क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड हमारा वीक एसिड जो होता है, वीक एसिड जो होता है CH3COOH। अंडरस्टूड? एसिटिक एसिड जो होता है हमारा वीक एसिड होता है, दैट इज CH3COOH। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, तो ये सब क्या होता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपको दही में मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये वीक एसिड जो होता है ना बच्चों, ये वीक एसिड, ये सब वीक एसिड होता है और ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो अब आता है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड से पता चल रहा है कि जिसमें आपका एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा, एसिड का अमाउंट होगा ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड? और पानी कम होगा। तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा, एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। यदि मैं बोलूँ कि H2SO4 इज अ कंसनट्रेटेड एसिड, तो आप किस तरीके से बोलोगे इसमें कि H2SO4 जो एसिड है, इसमें एसिड तो ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा होगा, और हम H2SO4 और वाटर को हम यदि मिलाते हैं मान लो, तो ये कंसनट्रेटेड एसिड बनता है। मान लो H2SO4 और वाटर को यदि हम मिला दें तो वो कंसनट्रेटेड एसिड बनेगा। मान लो, सपोज करो, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्यों बनेगा। उसमें हम ये बोल देंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें हमने ज़्यादा अमाउंट में डाला, वाटर कम अमाउंट में डाला, तो वो क्या बन गया, कंसनट्रेटेड। वहीं पे डाइल्यूट एसिड बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डालना पड़ता है और कम अमाउंट ऑफ एसिड डालना पड़ता है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, ढीलापन, और कंसनट्रेटेड मतलब क्या होता है, गाढ़ा। गाढ़ापन कब होगा, जब आपका एसिड ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। डाइल्यूट कब होगा, ढीला कब होगा, जब आपका पानी ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक हमने एसिड के बारे में सब कुछ जान लिया कि एसिड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देख लिए, वीक एसिड जान लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड जान लिया, कंसनट्रेटेड एसिड जान लिया, डाइल्यूट एसिड जान लिया, देन हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया अभी तक, किसके बारे में, एसिड के बारे में। अब हम चलते हैं अपने बेस के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बेस। तो बेस क्या होता है भैया, जस्ट इसी का अपोजिट, एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करे हाइड्रोक्साइड आयंस। जब भी हाइड्रोक्साइड आयंस की बात हो तो OH नेगेटिव आयंस की बात हो रहा है। OH नेगेटिव आयंस की जब भी हाइड्रोक्साइड आयंस कोई बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस OH नेगेटिव आयंस की बात हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जब भी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंसेस यदि कोई क्या करे, हाइड्रोक्साइड आयंस छोड़े एक्वस सोल्यूशन में, तो हम कह सकते हैं कि वो बेस है। वो हम क्या कह सकते हैं, वो बेस है, ठीक है। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक बेस होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। KOH हो गया, ये भी एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो हमने बेस के बारे में जान लिया कि जो OH नेगेटिव आयंस फर्निश करता है किसमें, आपके एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, निकालता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड बेस। एंड हमने एसिड के बारे में क्या पढ़ा था कि जो H+ आयंस छोड़ता है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं एसिड। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ बेस के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दैट इज KOH। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये कुछ बेस के नेम है। ओके, सो चलिए चलते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ, और इसके भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यदि कोई पूछे कि बेस का टेस्ट किस तरीके का होता है तो आप बोलोगे बिटर टेस्ट का होता है, यानी कड़वा टेस्ट होता है इसका, ठीक है। तो बिटर टेस्ट का होता है भैया ये, और ये सॉपी टू टच होता है। यदि आप किसी भी बेस को टच करोगे ना तो सॉपी सा फील होगा आपको, यानी कि साबुन जैसा लगेगा आपको, कि साबुन को अभी आपने छुआ है, उस तरीके का आपको सॉपी फील होगा, ठीक है। एंड ये है अब हमारा एंड दे टर्न। अब देखो यहाँ पर लिटमस पेपर, यदि आप रेड लिटमस को, ये क्या करता है बच्चों, रेड लिटमस को ये चेंज करता है ब्लू में। अंडरस्टूड? ये रेड लिटमस को चेंज करता है ब्लू में।
तो ये हो गया हमारा, ये सब हो गया, ठीक है। और ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन फॉर्म में, ये भी क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टूड। और ये OH नेगेटिव आयंस फर्निश करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये हमने कुछ पढ़ लिया प्रॉपर्टीज किसके बारे में, बेस के बारे में, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, एल्कली के बारे में जानते हैं कुछ। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अंडरस्टूड। और यदि मैं बोलूँ यहाँ पर कि वीक बेस क्या होता है, तो NH4OH, ठीक है। तो NH4OH इज अ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि आप एक या दो मतलब वीक बेस के नेम लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस के नेम लिखो, तो इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पेपर में आता है कि दीज एल्कली किसे कहते हैं, एल्कलीज किसे कहते हैं। तो एल्कली वो होता है उन बेस को कहते हैं, दीज आर द बेसिस, ये वो बेस होता है जो, ये वो बेस होता है जो सॉल्युबल होता है आपका वाटर में, जो सॉल्युबल हो जाए वाटर में, एक ऐसा बेस जो सॉल्युबल हो जाए आपके वाटर में, उसे हम कहेंगे क्या, एल्कली, अंडरस्टूड और नॉट। एल्कली कहेंगे एक ऐसा बेस जो कि सॉल्युबल हो जाए वाटर में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एल्कली, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं कि NaOH हो गया, KOH हो गया और COH हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस ही तो कंप्लीटली तरीके से क्या होगा, आपका सॉल्युबल हो जाएगा पानी में, तो वही होगा आपका क्या, एल्कली होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में आप क्या समझते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में आप क्या समझते हो। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भैया आप जानते हो, एसिड क्या करता है, H+ आयंस रिलीज करता है कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में। तो यदि कंप्लीटली H+ आयंस यदि रिलीज कर दे, H+ आयंस यदि एसिड कंप्लीटली रिलीज कर दे, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वहीं पर यदि क्या होगा, यदि कंप्लीटली नहीं करे, कुछ ही % करे H+ आयंस रिलीज करे, कुछ ही % रिलीज करे, तो उसे हम कहेंगे वीक एसिड, क्योंकि ये पूरे कंप्लीटली तरीके से H+ आयंस रिलीज नहीं कर रहा है। उसी की तरह है वाइस वर्सा, हम कह सकते हैं कि जो OH आयंस क्या करे, रिलीज करे एक्वा सॉल्यूशन में, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली जो करे, और जो मतलब पार्शियली करे उसे हम कहेंगे वीक बेस, ठीक है। और जो एल्कली होगा वही तो भैया कंप्लीटली सॉल्युबल होगा वाटर में, जो स्ट्रॉन्ग बेस ही हो सकता है। तो अब चलते हैं सॉल्ट्स की तरफ। तो सॉल्ट्स क्या होता है भैया, सॉल्ट्स होते हैं, आप पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, हमने पढ़ लिया अभी तक क्या, एसिड के बारे में, अभी हमने पढ़ा बेस के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, ओके। तो सॉल्ट्स पढ़ेंगे, नमक। तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे मोस्ट, अभी थर्ड चैप्टर में अभी बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना जान लो अभी कि सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड्स होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, यदि आप एसिड को रिएक्ट कर दो बेस के साथ, तो क्या बनाता है भैया, आपका सॉल्ट प्लस वाटर, अंडरस्टूड। जैसे मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखूँ, एसिड हो गया आपका HCl प्लस NaOH हो गया आपका बेस, और यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ तो ये बनता है आपका NaCl, और यहाँ से निकलता है आपका H2O। तो ये NaCl ही तो है आपका क्या, सॉल्ट। तो ये NaCl क्या है, और ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का सेटिस्फाई होके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रहे हैं। तो जो हमें सॉल्ट मिलता है ये आयनिक कंपाउंड्स भी है, ये देख लो आयनिक कंपाउंड्स भी है, HCl प्लस NaOH जो है, मतलब इसका जो रिएक्शन हो रहा है ये एक आयनिक कंपाउंड्स वाला रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, NaCl प्लस H2O। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद ही बनता है आपका क्या, सॉल्ट्स बन जाते हैं, ओके। सो सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है सॉल्ट्स। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन एमंग देम। आप जानते हो सोडियम क्लोराइड जो होता है आपके घरों में भी यूज किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। सोडियम क्लोराइड, अब ये आपको इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड को आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो या फिर कॉमन सॉल्ट कहते हो। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये आपके टेस्ट ऑफ फूड को क्या करता है, इन्हांस करता है। यदि आप कोई भी खाने बना रहे हो उसमें यदि आप नमक डालना भूल जाओ तो आपका पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। आप बोलते हो कि आपने खाना मतलब अच्छा नहीं बनाया, क्यों, उसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट नहीं है। तो सॉल्ट इज द क्या, NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ओके।
सो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सॉल्ट, ठीक है। और आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो कि सॉल्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है, और यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो NaCl, ओ सॉरी NaCl नहीं, यहाँ पे NaOH, ये बेस हो गया आपका, एसिड ले लो और यहाँ पे बना दो NaCl प्लस H2O, और ये एक आयनिक रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अब मैं चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉलिड ही फॉर्म में होते हैं मोस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं सॉल्ट्स। अब देखो सॉल्ट जो होते हैं ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकता है। यहाँ पर तीन चीज़ें आप पढ़ते हो लाइट वाले चैप्टर में, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट एंड एक होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट जो होता है इसमें से आपको साफ साफ दिखाई देता है, जैसे आप कांच का गिलास लो, जैसे आप ग्लास लो कांच का, तो उसमें क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक क्या होता है जिसमें से लाइट, मतलब ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, एंड ओपेक मीन्स जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो, बिल्कुल भी पास ना हो, यानी कि आपको विजिबल ही ना हो, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका ओपेक। एंड ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से पास तो हो रहा है लाइट बट नॉट कंप्लीटली। तो यहाँ पर ये मीडियम वाला नहीं है आपका सॉल्ट, ये आपका ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपका लाइट पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किस में से, आपके सॉल्ट में से। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आप NaCl को ही ले लो, यदि आप नमक पानी बनाना चाहते हो तो यदि इसको आप वाटर में डिजॉल्व कर दोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, ओके। एंड आपका सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट में करता है, ठीक है। एंड जो दीज सॉल्ट्स जो सॉल्ट होता है वो सॉल्टी भी हो सकता है, सॉल्ट टेस्ट का हो सकता है, स्वीट टेस्ट का हो सकता है, बिटर हो सकता है, यूनामी मतलब होता है सेवरी टेस्ट का हो सकता है, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मीन्स जिसका कोई कलर ही ना हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट। सॉल्ट्स में बी कलरलेस और कलर, ठीक है। तो जो भैया यहाँ पर सॉल्ट्स कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। अंडरस्टूड। तो सॉल्ट्स का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर के बारे में। अब यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंडिकेटर के बारे में ना यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ क्लियर होगा कि इंडिकेटर होता क्या है। सबसे पहले तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंसेस है भैया, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिड है नेचर में, ठीक है। नेचर में आपका कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिक है, वो आपको आइडेंटिफाई करके बताता है। क्या, कौन, इंडिकेटर, ठीक है। तो वो कैसे बताता है, ऑफ द सॉल्यूशन लोगे उसका कलर चेंज होके, वो कलर चेंज से आप पता कर सकते हो। अब देखते हैं आगे करेंगे तो पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो कुछ टाइप्स जो है इंडिकेटर का आपके जो NCERT में गिवन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर से आपको पता चल रहा है जो नेचुरल हो, जो प्राकृतिक हो, ठीक है। एक ऐसा इंडिकेटर जो प्राकृतिक हो, जैसे मैं बोलूँ इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो इंडिकेटर आपको नेचुरल के सोर्सेज से आपको मिलते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे मैं बोलूँ लिटमस, लिटमस पेपर के मैंने डिस्कस किया था, लिटमस, टर्मरिक, ठीक है, रेड कैबेज, चाइना रोज, तो ये सब क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है। अंडरस्टूड। आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि आपके यूज होते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का। अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर। अब इसमें सबसे पहले हम लिटमस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस जो है ऑब्टेन होता है लीचेन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पेपर में MCQs के फॉर्म में आ सकता है कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच। तो यहाँ पे आपके लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक लीचेंस होंगे, तो लीचेंस में से लीचेन से क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है क्या, लिटमस, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द लिटमस इज पर्पल, जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का वो पर्पल होता है कलर में। एंड लिटमस पेपर जो होता है कम इन 2 कलर्स। आपके जो आप यदि पेपर लिटमस पेपर लेने जाओगे या फिर लिटमस पेपर आपको मिलेंगे वो 2 कलर में मिलेंगे, एक तो ब्लू कलर में, एक रेड कलर में। जैसे मैंने बताया था आपको कि एसिड जो होते हैं वो टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, ठीक है। एसिड जो होते हैं आपके वो टर्न करता है ब्लू को रेड में, समझ रहे हो। और बेस जो होता है वो टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में। आपको एक चीज याद रखना है, बेस के लिए आप एसिड के लिए जस्ट उसका उल्टा कर देना। बेस के लिए आप इतना याद रख लो कि बेस है और ये क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी कि बी और बी। तो यहाँ पर आप याद कर लो ये बेस के लिए, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होगे। और एसिड है और ये क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका, जो आपका तीनों ही अलग अलग आ जाए तो आप समझ लेना, मतलब एसिड में आपको तीनों अलग अलग यूज करने हैं लेटर्स।
ऐसे में एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। और आपके जो मतलब बेस होंगे उसमें आप क्या कर सकते हो, बी और बी यहाँ पे ब्लू में चेंज होंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एंड अब आता है टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। मैं बोलूँ तो टर्मरिक इज येलो कलर का होता है आपका। टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक का जो सॉल्यूशन लोगे ना वो ये तो येलो कलर का होता है। टर्मरिक का जो सॉल्यूशन लोगे ना तो वो क्या करेगा, पेपर को टर्न करेगा रेडिश ब्राउन में विथ बेस। जब आप यदि बेस होगा, अब देखो टर्मरिक किससे आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कोई, तो टर्मरिक क्या करेगा, टर्मरिक का जो सॉल्यूशन होगा ना वो और पेपर जो होगा, टर्मरिक पेपर जो होगा वो टर्न करेगा रेडिश ब्राउन को। रेडिश ब्राउन जो होगा उसको यदि देखो येलो कलर को चेंज कर देगा किसमें, रेडिश ब्राउन में। ठीक है, रेडिश ब्राउन में चेंज कर दिया तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, येलो कलर का होता है ओरिजिनली टर्मरिक जो होता है। टर्मरिक जानते हो ना, हल्दी आपका जो टर्मरिक होता है उसे तो कहते हैं टर्मरिक को हल्दी कहते हैं। तो टर्मरिक येलो कलर का होता है, आप देखे भी होगे हल्दी। तो टर्मरिक का यदि आप सॉल्यूशन लोगे वो भी हल्दी कलर का होगा। पेपर और टर्मरिक पेपर लोगे वो टर्न करेगा आपके जो येलो कलर को रेडिश ब्राउन में, तो समझ जाना कि बेस है वो बेस है। ठीक है, और जो टर्मरिक होता है वो एसिड के लिए कोई कलर नहीं छोड़ता। वो एसिड के लिए यदि कलर कोई चेंज ही ना हो, येलो का येलो रह जाए, तो आप समझ जाना वो क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, अब हमारा अनदर नेचुरल इंडिकेटर इज रेड कैबेज। कैबेज मतलब तो जानते हो गोभी होता है, बंद गोभी। अब लाल वाला जो बंद गोभी होता है वो क्या होता है, द जूस ऑफ रेड कैबेज। अब यहाँ पे जूस यूज किया जाता है रेड कैबेज का जूस। ठीक है, इस ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, लेकिन जूस ऑफ रेड कैबेज क्या करता है, चेंजेस करता है टर्न। अब पर्पल कलर का होता है, अब पर्पल चेंज होगा किस में, रेडिश में, रेड कलर में चेंज होगा एसिड के साथ। ठीक है, एसिड के साथ, और टर्न ग्रीन कलर का। अब पर्पल चेंज होगा ग्रीन में बेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेस के साथ चेंज होगा कौन, पर्पल ग्रीन में चेंज हो जाएगा, पर्पल रेड में चेंज होगा एसिड के साथ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो इसी सब में से होते हैं, जो आप नोट्स पढ़ के जाते हो और आपको याद नहीं रहते। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, 2-3 बार रिवीजन करोगे, आपको डायरेक्टली डेफिनेटली याद हो जाएगा। ओके, अब दूसरा इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी यहाँ पर इंडिकेटर्स है और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप 10 ईयर उठा लेना, आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से आप क्या समझते हो कि जो चेंज सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर स्मेल चेंज करता है जब आप क्या करते हो, मिक्स करते हो एसिड के साथ और बेस के साथ, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जब इस इंडिकेटर्स को क्या करते हो आप, एसिड और बेस के साथ क्या करते हो, एसिड और यहाँ तक तो कलर चेंज हो रहा था, इस वाले में कलर चेंज हो रहा था, नेचुरल वाले में कलर चेंज हो रहा था नेचुरल इंडिकेटर्स में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जब आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को मिलाओगे एसिड और बेस के साथ, तो क्या करेगा, स्मेल चेंज होगा, उसका सुगंध चेंज होगा, उसका खुशबू चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आप देखते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑनियन मतलब प्याज, वेनिला। ठीक है, बहुत ही कॉमन जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी। तो यहाँ पर ऑनियन क्या होता है, आप देखो यहाँ पर ऑनियन का पेस्ट या फिर जूस यूज किया जाता है ऑनियन का, लूजेज इट्स स्मेल, मतलब आपको कोई स्मेल ही नहीं लगेगा, ऑनियन का कोई स्मेल ही नहीं लगेगा जब आप इसको क्या करोगे, बेस के साथ ऐड करोगे तो। ठीक है, यदि बेस के साथ ऐड हो रहा है ये, तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगा। और ये जो है तो आप समझ जाना कि ये मतलब ये क्या है, बेस है। ठीक है, और ये जो है एसिड के साथ कोई भी स्मेल, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड, और ये कोई मतलब स्मेल चेंज नहीं करता है एसिड के लिए। तो मान लो ये एसिड के लिए है ही नहीं, ये एसिड के लिए ये वाला जो है टेस्ट है ही नहीं। तो अब वेनिला क्या होता है, वेनिला जो होता है, स्मेल ऑफ वेनिला जो होता है वेनिसेस विद बेस। जो वेनिला का जो स्मेल होता है, वेनिला का जो सुगंध होता है वो बेस के साथ बिल्कुल नहीं आता, एंड बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिस विथ एन एसिड। देखो वेनिला का जो भी स्मेल होता है, वेनिला का जो भी स्मेल होता है, यदि वो वेनिला का स्मेल आते ही रहे, किसी भी सब्सटेंस को मिलाने से यदि वेनिला का स्मेल मतलब स्टिल बना रहे, तो समझ जाना कि वो क्या है, एसिड है। और यदि इसका वेनिला का स्मेल ही चला जाए तो समझ जाना वो क्या है, बेस है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट ऑन द लेबोरेटरी। अब मैं यदि बोलूँ, ये आप ये मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट आप लिख लो कि ये इसका यूजेस क्या है, इसका यूज क्या, और ये बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एक्चुअल में यूज़ क्या है आपके लेबोरेटरी में। तो भैया जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, मीन्स जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो मतलब, तो वो क्या करेंगे, वो कलर तो देख नहीं पाएंगे, तो वो लिटमस और जो नेचुरल इंडिकेटर वाले तो कर नहीं सकते टेस्ट, है ना, कि कौन सा एसिड है बेस है, तो स्मेल ही
से आइडेंटिफाई करेंगे ना कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है आपका, कौन सा सब्सटेंस बेस है, तो वो क्या करते हैं, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दे दिया जाता है कि इससे आप क्या करिए, टेस्ट करिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि आपका जो मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब बना हुआ, यानी कि जो मतलब बनाते हैं लोग। इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे आपके हो गए फिनोप्थलीन, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब उसमें जो इनिशियली कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन ये कलरलेस हो जाता है, ये इज अ कलरलेस लिक्विड, इट रिमेन्स कलरलेस। जब आप यदि इसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस डालोगे जो कि एसिड है, तो आपको पता ही नहीं है कि एसिड है, लेकिन आप इसमें फिनोप्थलीन डाले हो, उस सब्सटेंस में फिनोप्थलीन डालोगे तो उसका कलर कलरलेस ही रहेगा उसमें एसिड के साथ। तो यदि वो कलरलेस ही रह जाए, उसमें कोई कलर चेंज ना हो, तो आप समझ जाना वो एसिड है, और यदि वो टर्न करे पिंक कलर में तो आप समझ जाना बेस है। यदि आपका वो जो कलरलेस फिनोप्थलीन है वो लिक्विड यदि वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, समझ जाना बेस है, ठीक है, समझ जाना बेस है। अब मिथाइल ऑरेंज जो होता है ओरिजिनली उसका कलर जो होता है ऑरेंज होता है, और मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो ये टर्न करता है रेड में, किसके साथ, एसिड में ये रेड कलर का चेंज होता है, यानी ऑरेंज कलर जो है आपका रेड में चेंज हो जाता है, किसके साथ, किसके लिए, एसिड के लिए। और आपके यहाँ पर जो टर्न इनटू येलो, अब जो ऑरेंज कलर है वो येलो में चेंज हो जाएगा, किसके लिए, बेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है बेस के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं आपका इंडिकेटर्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, जो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिस्कस किया मैंने। अब ठीक है, अब आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, जो मैंने डिस्कस कर दिया है आपको पहले। कभी कभी आपके क्या होते हैं, आपके पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन की स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको यदि नहीं पूछता एग्जामिनर, सॉरी यदि आपके नहीं पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भी आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपको एसिड बेस पढ़ रहे हो तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि जो कंप्लीटली क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं उनके आयंस, H+ आयंस एक्वा सॉल्यूशन में, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि होते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो मैंने ये पहले डिस्कस कर दिया है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली उसके OH नेगेटिव आयंस एक्वा सॉल्यूशन में क्या हो जाए, एक्वा सॉल्यूशन में क्या हो जाए, पूरे तरीके से डिसोसिएट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब हो गया आपका। वीक एसिड जिसके कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस, मतलब पूरी तरीके से उसके कंप्लीट H+ आयंस में ना टूटे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। और वीक बेस कहेंगे जो OH नेगेटिव आयन यदि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा एक्वा सॉल्यूशन में, तो हम क्या कहेंगे, उसे वीक बेस कहेंगे। जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज अ वीक एसिड, एंड वीक बेस में आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब ये तो मैं आ गया हूँ अब, तो आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है एसिड का, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सबसे पहला होता है कि रिएक्शन हम यदि एसिड का करवाएं किसी भी मेटल के साथ, तो क्या बनने वाला है आपका। यदि आप क्या करोगे, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसमें से सॉल्ट मिलेगा और आपको हाइड्रोजन मिलेगा। याद रखना, मेटल को यदि एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, ये आपको याद रखना है। कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं 5 मार्क्स में, तो आप क्या करोगे भाई, आपको सारे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने पड़ेंगे अच्छे से, तभी तो देंगे वो नंबर एग्जामिनर। तो जैसे आप जिंक क्या है, आपका एक मेटल है, HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये भैया जब जिंक और HCl मिलेगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, जो कि एक एसिड, जो कि एक सॉल्ट है, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अंडरस्टूड और नॉट। यहाँ पर एक एग्जांपल समझ में आ गया आपको। दूसरा एग्जांपल चलते हैं। सोडियम एक मेटल है,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड है, और यहाँ पर ये बना लेता है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 जो कि एक सॉल्ट है, और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होता है। तो ये हो गया जब रिएक्शन होगा किसी भी मेटल का एसिड के साथ, मेटल का यदि आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमेशा क्या देगा आपको, एक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन दे देगा। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया और नहीं आया बताओ मुझे। और यहाँ पर आप दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट समझ रहे हो, मेटल कार्बोनेट यानी किसी का भी, यानी यहाँ पे NO2 है ना, CO3, यानी कि मान लो यहाँ पे XCO3, ठीक है, तो यहाँ पर कि X क्या है, कार्बो मतलब मेटल है, ठीक है, X क्या है, मेटल है, तो ये हो गया आपका मेटल कार्बोनेट। तो रिएक्शन आप यदि एसिड का करवाओ मेटल कार्बोनेट के साथ तो वो क्या देगा भैया, आपको एक सॉल्ट दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, वाटर दे देगा। उसमें हमें मिल रहा था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बट इसमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये चीज़ तो आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर सॉल्ट आपको देखने पड़ेंगे कि क्या क्या है हमारा, उस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे। जैसे Na2CO3 को यदि आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से Na और Cl मिलकर बना लेगा NaCl, और यहाँ से CO2 बन जाएगा CO2, और यहाँ से एक O, और यहाँ से H, ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से तो H2O बना लेगा, और फिर इसको हम बैलेंस कर देंगे तो ये सारा बैलेंस हो जाएगा इसका मास। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नहीं आया बताओ मुझे। रिएक्शन यदि आप एसिड का किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। यदि आप मेटल का रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी कि बाई कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो यानी कि HCO3 के साथ करवाते हो तो यहाँ पे X क्या है आपका, कोई सा भी मेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो एसिड का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मिस्टेक है, मेटल कार्बोनेट यहाँ पे मेटल भी होगा, ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लेना, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि ये रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, एसिड यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, सेम जो कि आपको दे रहा था किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, जब NaHCO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो NaCl HCO2 और H2O दे दिया, उसको बैलेंस कर देना इक्वेशन को। इक्वेशन बैलेंस का एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम हर तरीके का बैलेंसिंग वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, अब ये हमारा हो गया, तो तीन जो रिएक्शन थे वो हो गए, केमिकल रिएक्शन वो एसिड का था, केमिकल प्रॉपर्टी जो था या फिर रिएक्शन कह सकते हो एसिड का था। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस। ठीक है, अब बेस का रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल के साथ। तो जब भी आप मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करोगे ना तो वो क्या देगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे NaOH है, ये रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, तो ये क्या बना लिया Na2ZnO2। ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अंडरस्टूड। और रिएक्शन यदि आप करोगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और यहाँ पे आपका वाटर भी देगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये सब है आपका रिएक्शन। और रिएक्शन यदि आप एसिड के साथ कराओगे बेस का तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जैसे NaOH हो गया प्लस HCl हो गया, तो ये क्या देगा, NaCl देगा, H2O दे देगा। इस तरीके से आपको ये दे देगा रिएक्शन ऑफ बेस। तो रिएक्शन ऑफ बेस भी हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर ये आप समझ गए ना, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड भी समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं यदि बोलूं कि सभी एसिड में और बेस में क्या कॉमन दिखता है आपको, सभी एसिड में, सभी अलग अलग तरह के एसिड में, अलग अलग तरह के बेस में क्या कॉमन दिखता है, तो सभी एसिड में आपको क्या कॉमन दिखता है, H+ आयंस ऑफ फर्निश करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, चाहे वो कम करे या ज़्यादा करे, वो तो स्ट्रॉन्ग और वीक उसके मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, लेकिन वो H+ आयंस ही फर्निश करेगा। ठीक है, कोई सा भी एसिड जो है OH नेगेटिव आयंस फर्निश नहीं करेगा, वो H+ आयंस ही फर्निश करेगा एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, और सभी बेस जो है OH नेगेटिव आयंस ही फर्निश करेगा, नॉट H+ आयंस फर्निश करेगा। ओके, सो ये चीज आपको याद रखना है कि सभी बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस कॉमन रहता है, और सभी एसिड में आपका क्या कॉमन रहता है, हाइड्रोजन आयंस कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एसिड और बेस में क्या कॉमन रहता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो। ओके, सो ये हो गया, एंड ये कभी कभी 1 मार्कर में भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन क्या होगा, यानी एसिड और बेस में वाटर सॉल्यूशन कैसे बनेगा। जब भी कोई एसिड
को एसिड, देखो एसिड तो प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयंस, किस में, वाटर में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में, क्या लो, तो H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिट एलोन। अब देखो जब भी आप बोलो कि H प्लस आयंस फर्निश हो रहा है, लेकिन H प्लस आयन जो है वो अकेले नहीं मतलब निकलता है, फर्निश नहीं होता है, वो अकेले नहीं निकल सकता है, वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। वो क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है, जो कि होता है आपका हाइड्रोनियम आयंस। किस तरीके से, देखो अब आप बोलो एसिड के साथ, एसिड में से क्या हो रहा है, H प्लस आयंस फर्निश हो रहा है। अब ये H प्लस आयंस क्या कर लेगा, उस एक्वा सॉल्यूशन में वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना लेगा, जो कि है हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टूड। और ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब यहाँ पे HCl जो है H2O, मतलब अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये बना लिया। अब मैं यहाँ पे जनरली बोलूँ कि HCl जो है, जब HCl को आप ऐड करोगे वाटर में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ तो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा ये, और यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ पर बच जाता है, क्लोरीन का आयन। इस तरीके से होता है। तो अब को यदि कोई पूछे कि H प्लस आयंस अकेले से निकल रहा है क्या, तो बोलेगे नहीं, वो जो है फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और वो अकेले सेपरेटली नहीं निकलेगा। तो बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। जब भी बेस डिजॉल्व करेगा वाटर में, तो OH नेगेटिव आयंस ही निकलते हैं उसमें से। जैसे मैं बोलूँ उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, OH नेगेटिव आयंस ही निकलेंगे। जैसे आप बोलो NaOH को यदि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो Na प्लस OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं। MgOH2 ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर रहे हो, तो Mg2 प्लस और OH वो नेगेटिव निकल रहा है। ठीक है, तो बेसिस सॉल्यूबल, अब जो भी बेस सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, उसे हमने क्या कहा था, एल्कली कहा था। जैसे हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका क्या, एल्कली। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड को, इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड इन वाटर, not water to the acid, because the process of dissolving an acid or base is in water is highly exothermic। जो process होता है आपका dissolving in acid or a base in water is highly exothermic, so it is recommended that acid should be added। देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है नोट कर लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और यदि आप कुछ नोट कर रहे हो तो ये नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से, जैसे मैं बोलूँ ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने क्या ले लिया, आप बोलोगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिकमेंड किया गया है कि एसिड शुड बी एडेड इन वाटर। अब यहाँ पर आपको एसिड जो है डालना है, मान लो ये वाटर है, तो आपको ये वाला मेथड बिल्कुल राइट है। यदि मैं बोलूँ कि इसमें एसिड है, ठीक है, और इसमें हम वाटर डाल रहे हैं, तो ये आपको कभी नहीं करना, बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ये हो सकता है यदि आप वाटर डालो और ये स्प्लैश आउट हो जाए, स्प्लैश आउट मतलब ये बाहर निकल जाए, आपके पूरे मुंह पे पड़ जाए। ठीक है, तो कभी भी ये याद रखना कि एसिड को हम वाटर में डालते हैं, नॉट वाटर टू एसिड। एसिड को हमें वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना। ठीक है, एसिड हम डालते हैं वाटर में, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो हम क्यों नहीं डालते हैं नॉट वाटर टू द एसिड, हम वाटर को क्यों नहीं डालते एसिड में, कि जो प्रोसेस होता है डिजॉल्विंग इन एसिड और बेसिस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ से हीट ज़्यादा निकलता है, हीट ज़्यादा निकलता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपका एनर्जी बाहर निकलता है, एक्सोथर्मिक हीट ज़्यादा निकलता है। यदि आप यहाँ पर मान लो एसिड लिए हो और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस कंटेनर में वाटर डाल रहे हो, तो यहाँ पर जब एसिड और वाटर मिलेगा, एसिड और वाटर मिलेगा, तो ये क्या होगा, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो हो सकता है ये स्प्लैश आउट हो जाए और आपके पूरे मुंह पे पड़ जाए और आपका पूरा मुंह खराब हो सकता है पूरे जिंदगी के लिए। तो एसिड और बेस ये दोनों के लिए है कि आपको बेस में भी वही सिचुएशन है आपका, कि बेस को आपको जो वाटर है वो नहीं ऐड करना, और जो एक कंटेनर ले लो, वाटर ले लो उसमें, और तब आप बेस ऐड कर सकते हो। तो ये वाला राइट मेथड है, आपका ये वाला गलत मेथड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एडिंग एसिड, ये वाला जैसे मैंने बताया कि आपको वही वाला चीज़ है कि आपको वाटर नहीं डालना, इसमें आपको एसिड डालना है। ठीक है, आपको वाटर नहीं डालना है, आपको एसिड ही डालना है। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, यदि आप वाटर डाल दोगे एसिड में, तो हो सकता है उसमें से क्या होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा तो हीट जनरेट होगा, और हो सकता है वो मिक्सचर जो है स्प्लैश आउट हो जाए, यानी बाहर निकल जाए और आपका बर्न कर दे, कॉजेज द बर्न, एंड ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, और ये हो सकता है ये ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो जाए, टूट सकता है। तो आपके हाथ पैर में भी, मतलब ये एसिड वो बोलते हैं ना कि एसिड फेंक दिया किसी के मुंह पे, तेजाब जो होता है इस तरीके, वही उसी तरीके होता है। एक्सेसिव लोकल हीटिंग,
ठीक है। तो एंड ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, दोनों मिलेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें एसिड डालते हैं वाटर में, नॉट वाटर टू द एसिड। ठीक है। एडिंग वाटर टू एसिड में, अब यदि आप डाल दोगे वाटर एसिड में तो हो सकता है आपका स्प्लैश आउट हो जाए और हो सकता है ग्लास कंटेनर फूट जाए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके ये रख लो, ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके रख लो भैया कि ये पेपर में आपके आने ही वाले हैं। इसी तरीके मार्क करके रख लो कि आपके 4-5 स्टार लगा लो, जितने भी स्टार लगाना चाहते हो ना यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये लगा सकते हो, जितने भी स्टार लगाना चाहते हो ये आ सकता है। ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O पॉजिटिव आयंस और पर यूनिट वॉल्यूम सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब यदि आप क्या करोगे एसिड और बेस को, यदि मिक्सिंग एन एसिड और बेस, यदि आप देखो अब यहाँ पे एक चीज प्रोसेस है कि डाइल्यूशन का क्या प्रोसेस होता है, मैंने जैसे बताया डाइल्यूशन, यदि आप एसिड और बेस का क्या करते हो वाटर के साथ मिलाते हो, वाटर के साथ मिलाओगे तो उसमें से क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन जो होगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड के केस में क्या होगा, H3O पॉजिटिव आयंस का जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, और बेस के केस में OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होगा। तो यदि आप ये करते हो तो हो सकता है आपका मतलब, तो ये हो जाएगा, ये वाटर के साथ ऐड होगा एसिड और बेस, तो वो प्रोसेस में हम क्या कहेंगे, वो डाइल्यूट हो रहा है, जो आपका एसिड और बेस है वो डाइल्यूट हो रहा है, तो उस प्रोसेस हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर जो है अब अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, ये जो पार्ट 2 में कंप्लीट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा यदि आपने ठीक है। और यदि आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप जाके देख सकते हो, उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके भी 2 पार्ट हैं, आप वो दोनों पार्ट देख सकते हो। ठीक है। और वहाँ पे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, इसके पार्ट 2 में भी कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और फिर बाद में सेपरेट वीडियो आएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वॉरियर सीरीज बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, मतलब मेरे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जो कि है आपका शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल, और मुझे आप इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो कर सकते हो @ShankarMishra9897, मेरा जो है इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो यदि आपको कोई भी क्वायरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, सो यहीं पे मैं आपका ये वाला जो पार्ट 1 का क्लास जो है वाइंड अप कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।